मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद एसआईटी की तरफ से जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांग लिया गया, इसके बाद से ही एसआईटी पर कई आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। विवादित टिप्पणी का जो मामला है, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की विजय शाह ने, उस मामले में पहले मध्य प्रदेश सरकार पर, फिर बीजेपी हाईकमान पर और अब कहीं ना कहीं एसआईटी पर भी सवाल उठ रहे थे। और इन सब के बीच में एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने उन तमाम आरोपों पर मोहर लगा दी है और अब ये कहा जा रहा है कि एसआईटी कहीं ना कहीं विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। और इस सबूत के सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि आखिर एसआईटी ऐसा क्यों कर रही है, किसके कहने पर कर रही है, किस लिए कर रही है, क्या किसी दबाव में एसआईटी को ऐसा करना पड़ रहा है? यानी मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार या बीजेपी हाईकमान? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिर वो कौन सी जानकारी है या वो कौन सा सबूत है जो सामने आया है जिसके बाद से एसआईटी पर बड़ा और गंभीर और संगीन आरोप यहां पर लग गया है। तो अविनाश जी, क्या है वो जानकारी? क्यों एसआईटी पर एक तरह से सवालों की बौछार होने लगी, जबकि लगातार ये कहा जाता है कि एसआईटी निष्पक्ष जांच करती है? जब सुप्रीम कोर्ट उसका गठन करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को ही सीधा रिपोर्ट करना होता है एसआईटी को, और उसमें किसी भी तरह की संदेह की संभावना ही नहीं होती है, यानी जो जांच होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी। लेकिन क्योंकि ये मंत्री का मामला है, बीजेपी शासित राज्य के मंत्री का मामला है, बीजेपी का मामला है, सत्ताधारी पार्टी है मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भी, केंद्र में भी बीजेपी है, ऐसे में एसआईटी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी जानकारी निकल कर आई है जिसके बाद से एसआईटी कटघरे में खड़ी हो गई? नहीं, जो मामला सामने आया है उसमें सीधा सीधा जो अब सवाल उठ रहे हैं वो एसआईटी पर ही उठ रहे हैं। सबसे पहले तो आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने इस जांच के लिए और समय मांग लिया, तो सबसे पहला सवाल तो एसआईटी पर यही उठ रहा है कि भाई आपको और समय क्यों चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तक एसआईटी की तरफ से जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं विजय शाह, उनका बयान दर्ज नहीं किया गया है, जबकि सबसे पहले उन्हें विजय शाह का बयान दर्ज करना चाहिए था। और दूसरा, जो ये कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में विजय शाह ने बयान दिया था जो सोफिया कुरैशी के खिलाफ, वो जो कार्यक्रम हुआ था वो महू में हुआ था, जहाँ की विधायक हैं उषा ठाकुर, और जो उस कार्यक्रम में विजय शाह के साथ उपस्थित थी वो इसकी सबसे बड़ी विटनेस हैं। उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ नहीं की है और एसआईटी का कहना है कि भाई उनको गवाहों से पूछताछ करनी है। अरे भाई, जब आप मुख्य गवाह से नहीं पूछ रहे हैं, आप मुख्य आरोपी से नहीं पूछ रहे हैं, तो आप इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वीडियो की जांच अभी हो रही है, जो एसआईटी का कहना है कि हमें वीडियो की जांच करनी है, उस वीडियो को लेकर यह कहा जा रहा है कि एसआईटी ने भोपाल की एक लैब को पत्र लिखा और ये कहा कि एक ये वीडियो है, आप हमको इसकी जांच करके बताइएगा कि ये वीडियो सही है कि इसमें कोई कहीं कट पेस्ट लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मध्य प्रदेश में किसी भी लैब के पास में ये सुविधा ही नहीं है कि किसी वीडियो की वो जांच कर सके। जब वो सुविधा ही नहीं है तो आप उस तरीके के पत्र लिखकर एसआईटी करने की कोशिश क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात ये है कि जो एसआईटी है उसमें 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। वो भले ही मध्य प्रदेश कैडर के नहीं हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं। पिछले 22 सालों में अगर 1 साल का समय निकाल दिया जाए तो 21 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यानी बीजेपी के सरकार के कार्यकाल में ही वो लगातार उनकी सर्विस चल रही है। तो ऐसे में एसआईटी के जो अधिकारी हैं उन पर साफ साफ दबाव बीजेपी की सरकार का ही है और बीजेपी सरकार का तो रुख शुरुआत से ही इस मामले में साफ चला आ रहा है कि हम विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कार्रवाई कोर्ट को करनी है, कोर्ट वो कार्रवाई कर ले। अगर कोर्ट विजय शाह को जेल में भेज देगा तो फिर हम सोचेंगे कि उनको मंत्री पद पर रहना है या हटाना है। मध्य प्रदेश सरकार विजय शाह पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है और वही संकेत एसआईटी के पास में है और इसीलिए एसआईटी भी इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उससे साफ सब सवाल एसआईटी पर उठ रहे हैं कि वो जांच कर रही है या जांच को लटकाने की कोशिश कर रही है।
जी हाँ, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से ही अधिकारी शक के दायरे में हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। वो ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकारी इस मामले में ढिलाई बरत रहे हैं। जब पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि 4 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर होनी चाहिए और जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए विजय शाह की। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई अधिकारियों की तरफ से वो ऐसी एफआईआर थी जो पहले ही जब उसमें सुनवाई होती उस मामले को लेकर तो वो खारिज कर दी जाती और नोटिस भेजकर उस मामले को लटका दिया जाता। और इसको लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और फिर एक बार फटकार लगाई अधिकारियों को कि ये ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दूसरी एफआईआर लिखी है जिसमें हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र होना चाहिए। इस तरह से लगातार अधिकारी शक के दायरे में थे और इसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि एसआईटी की जो टीम गठित की जाएगी उसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं होने चाहिए अधिकारी, तब ये माना जा रहा था कि शायद अब निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन जिस तरह से एसआईटी का रवैया दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं एसआईटी के जो अधिकारी हैं तीनों वो सरकार के प्रभाव में हैं या दबाव में हैं, क्योंकि जिस तरह से लैब को लेकर जो जानकारी निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई लैब ही नहीं है जिसमें इस तरह की जांच की जा सके कि वो वीडियो सही है या नहीं है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। तो ऐसे में जब पत्र लिखा गया और लैब की तरफ से जवाब आया कि नहीं यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या अधिकारियों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। तो ये ऐसे सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि अधिकारियों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई लैब है या नहीं है। तो इसके चलते जो सबसे बड़ा सवाल अब उठ रहा है अधिकारियों पर वो ये कि सिर्फ और सिर्फ जांच को लटकाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिससे विजय शाह को समय मिलता रहे। और वैसा हुआ भी। सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो अब जुलाई में भी 3 हफ्ते बाद का समय दिया गया है, यानी सीधे सीधे 1.5 महीने से ज्यादा का समय दे दिया गया है विजय शाह। अब जरा उन माफियों की भी बात कर लेते हैं जो विजय शाह की तरफ से लगातार 3 बार मांगी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन माफियों को सिर्फ घड़ियाली बताया गया, यानी कहा है कि अगर आप आंसू बहा रहे हैं तो वो घड़ियाली आंसू हैं, उन माफियों का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है। फिर भी बता देते हैं कि 14 मई को उन्होंने पहला माफीनामा दिया विजय शाह ने। उसमें कहा गया, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की बहन सोफिया कुरैशी ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर काम किया है। अब ये जो इनका पहला माफीनामा था उसमें ये साफ है कि इनको लग ही नहीं रहा है कि इनसे कोई गलती हुई है। अगर जब शब्द जोड़ दिया गया तो जाहिर है कि वो सिर्फ माफी दिखावे के लिए मांगी गई है, दरअसल उन्हें उस बात का कोई पछतावा है ही नहीं। इसके अलावा दूसरे जो आया उनका बयान वो ठीक अगले ही दिन 15 मई को आया, जिसमें उन्होंने कहा, बहन सोफिया ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं उन्हें सल्यूट करता हूं। दुखी मन से और इतनी विपरीत परिस्थितियों में अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया है तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। लगातार ये दूसरे दिन भी बयान आया और इसमें भी उन्होंने यही कहा कि अगर मेरे मुंह से कोई शब्द निकल गया है तो, जबकि ये जग विदित है कि उस वीडियो में उन्होंने सीधे सीधे कर्नल सोफिया कुरैशी को इशारों में आतंकवादियों की बहन बता दिया है। साफ साफ कहा है कि तुम्हारी बहन को भेजा, और ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं सोफिया कुरैशी को जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर टारगेट कर रहे थे। इसके अलावा जो तीसरा बयान उनका 25 मई को आया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको एक बार कड़ी फटकार लग चुकी थी। इसके बाद उन्होंने कहा, जय हिंद, पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है, वो मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं और पुनः हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगता हूं। इस माफीनामे में कहीं भी उन्होंने अगर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी साफ है कि तीसरी माफी में जाकर उनको ये समझा दिया गया कि आपको ये बोलना है। पूरी तरह से अविनाश जी स्क्रिप्टेड लग रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत सोच समझकर बयान दिया। नहीं, बिल्कुल ये स्क्रिप्टेड भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात
अपने माफ़ीनामे में विजय शाह ने ये स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जो बयान चल रहा है वो बयान उन्होंने ही दिया था। अब जब विजय शाह 3 बार इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने ये बयान दिया है, तो फिर एसआईटी को जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? भाई बयान आपके सामने है, वीडियो आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर समय मांग रहे हैं। जो आरोपी है आप उसका बयान नहीं ले रहे हैं, जो उस मुख्य विटनेस है आप उसका बयान नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मामले को लटकाने की कोशिश हो रही है। जब सब कुछ क्लियर है, और हाई कोर्ट ने तो साफ साफ इसको लेकर टिप्पणी भी कर दी थी कि जब सब कुछ क्लियर है, ये कोई हत्या का मुकदमा नहीं है, आपको इतना लंबा समय जांच के लिए मांगना ही नहीं चाहिए। तो यही चीज एसआईटी के लिए कही जा सकती है कि जब सब कुछ क्लियर है तो आपको अपनी जांच तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पूरी करें और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करें, ताकि जो विजय शाह जो अभी तक से स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये साफ है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं होता तो वो 3-3 बार माफी मांगते नहीं, लेकिन फिर भी एसआईटी जांच के लिए समय मांग रही है, तो इसीलिए एसआईटी अब खुद सवालों के घेरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।